जय हिंद, वंदे मातरम। वाराणसी का टेम्परेचर वर्तमान में 45 डिग्री को फ्लक्चुएट कर रहा है और यहां के लोग तपिश को 48 डिग्री पे महसूस कर रहे हैं। और इस अथाह गर्मी को देखते हुए एक सवाल दिमाग में आता है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले वक्त में कभी सारी दुनिया पानी के लिए विश्व युद्ध में उतर पड़ेगी? यह वाक्य कभी भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। आखिर पानी के लिए ही विश्व युद्ध क्यों? ख्याल कीजिए, कल तक हमारी जनसंख्या कम थी, संसाधन ज्यादा था, हमें अभाव किसी बात का नहीं था। आज संसाधन सिमटते जा रहे हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इतनी जनसंख्या के भरण पोषण में, उसके जिंदा रहने में दो चीजों का बहुत बड़ा योगदान है, ऑक्सीजन और जल। कल तक सुधीजनों जीवन में व्यक्ति के श्रम की महत्ता थी। आज तकनीक और विज्ञान ने हमारे श्रम को घटाया है, बौद्धिकता को बढ़ाया है। मैं आपको अगर याद दिलाना चाहूं कि कैसे हमारी जिंदगी में श्रम बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो चलिए एक छोटा सा दृश्य आपकी आंखों के सामने खींचता हूं। बहुत समय पहले हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में घर के अंदर एक चापाकल और गांव में कुछ कुएं होते थे। जी हां, जीवन यापन के और खास करके जल के लिए मात्र यही स्रोत हुआ करते थे। और बिजली वो तो थी ही नहीं। श्रम ही व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी हुआ करता था। कुएं और चापाकल इंसानी आवश्यकता और प्यास बुझाने के लिए उस जमाने में सबसे बड़े आधार होते थे। मेरी अपनी स्मृतियों में भी कुछ चीजें कैद है। मेरे गांव में, मेरे घर में एक चापाकल था और घर के पास एक कुआं था। यकीन नहीं करेंगे आप हुजूर, चापाकल की उम्र लगभग 50-60 वर्ष की आयु मेरे उस छोटी अवस्था में क्रॉस कर चुकी थी। शाम होते ही दरवाजे पे एक लालटेन लाके लटका दी जाती थी और घर के अंदर जहां जहां घरों में रास्ते पे मुड़ना होता था, वहां के लिए रोशनी के लिए दिया जला दिया जाता था। रोशनी की यही एकमात्र व्यवस्था गांव के प्रत्येक घरों में हुआ करती थी और पूरे गांव के लिए दिन में सूरज और रात में चांद का ही सहारा था। मैं जब ये बातें कह रहा हूं तो बहुत से लोग अपने उस गुजरे जमाने की इन बातों को एहसास कर रहे होंगे। समय बीतता गया, वक्त बदलता गया, विज्ञान ने तरक्की की, शहर गांव बल्ब की रोशनियों में नहा उठे और पानी चापाकल और कुओं से सिमटते सिमटते छोटे छोटे बोतलों में आकर कैद हो गया। वर्षा का पानी जीवन में हमारी प्यास और आवश्यकता का प्रमुख स्रोत था उस जमाने में, आज भी है। पर हमारी महत्वाकांक्षा ने उस पर भी ग्रहण लगा दिया। कितना दोहन हमने पानी का नहीं किया, क्या कहा जाए। कितने पानी को हमने बर्बाद किया, क्या इसका हिसाब किताब कोई हमारे पास है? चलिए एक छोटा दृश्य और दिखाता हूं। काशी के अंदर 1909 में एक विद्यालय की स्थापना होती है, सर हिवेट क्षत्रिय हाई स्कूल। जी हां, ये वही जमाना था जहां तकनीक इस लेवल पे नहीं थी कि घर घर में पानी पहुंचाया जाए। लिहाजा 10 छात्रावासों का निर्माण विद्यालय में हुआ था और हर 2 छात्रावास के बीच में एक कुएं का निर्माण था हुजूर। आप कल्पना कीजिए कि क्या सोच रही होगी, क्या श्रम रहा होगा, क्या मेहनत रही होगी।
और इतना ही नहीं, दिलचस्प बात तो यह थी कि प्रत्येक छात्रावास में एक इनरहा की नियुक्ति की गई थी। ये 2 छात्रावासों के बीच में एक कुआं उस जमाने में यही एकमात्र पानी का स्रोत था संपूर्ण विद्यालय के लिए। इनरहा जो होता था उसका कार्य कुएं से पानी निकालकर बच्चों को स्नान कराना और दिन भर की आवश्यकता के लिए पानी का भंडारण करना था। इतना ही नहीं, मात्र 50 एकड़ के क्षेत्र में उस समय यूपी कॉलेज के अंदर, यानी सर हेबर्ट क्षत्रिय हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, 9 से 10 कुएं होते थे। और आज जब इस तारीख में मैं आपसे धूप की तपिश की बात कर रहा हूं, सारे के सारे कुएं वीरान पड़े हुए हैं। दुनिया पानी की एक एक बूंद खोज रही है और हमने कुओं को वीरान करके छोड़ा है। उनको आवश्यकता के अनुसार हम दोहन नहीं कर पा रहे। एक गांव में गांव भर के लोगों के पानी की आवश्यकता पूर्ण हो, वही आज की तारीख में गांव के हर घर में आज बोरिंग का पानी है। जाहिर सी बात है, इतने बोरिंग जल स्तर को नीचे ही तो पहुंचा देंगे सुधीजनों। सब अपने लिए पानी खोज रहा है। एक कुएं से 10 लोग अपनी पानी की आवश्यकता पूर्ण करने के बजाय अपने घरों में 10 लोग 10 बोरिंग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। जल पृथ्वी पे जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। यह कहावत जितनी पुरानी है उतनी ही दमदार और प्रासंगिक है। हालांकि तेजी से बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण आज जल संकट एक विकराल वैश्विक समस्या बन गया है, डरा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए जल संरक्षण की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अगर कठोर शब्दों में कहूं सुधीजनों, तो अगर हमने जल को नहीं बचाया तो हम खुद ही मिट जाएंगे। धरती पे मानव का नामो निशान नहीं रहेगा। एक दृश्य आपको वैश्विक में दिखाता हूं और भारतीय संदर्भ में जल की स्थिति को बताता हूं। कमाल की बात तो यह है सुधीजनों कि पृथ्वी पे पानी का अगर वितरण देखा जाए तो लगभग 71% हिस्सा पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है ना? कमाल की बात। आप कहेंगे फिर पानी की कहां कमी है, लेकिन इसमें से केवल 3% ही मीठा पानी है और इस 3% मीठे पानी का भी अधिकांश हिस्सा जानते हैं हमें कहां से मिलता है? ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों से मिलता है। पीने योग्य पानी आज की तारीख में नदियों, झीलों और भूजल के रूप में उपलब्ध मीठे पानी का हिस्सा मात्र 1.6% ही हमारे लिए उपलब्ध है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 71% का हिस्सा अगर पानी से ढका हुआ है तो यह कैसे कहा जा रहा है कि हम जल संकट की स्थिति में जा सकते हैं, और वो भी वैश्विक जल संकट की स्थिति को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट से मैं आपको दो चार कराऊंगा। यह रिपोर्ट यह कहती है कि 2025 तक, जी हां, हम 25 में ही खड़े हैं, 2025 तक दुनिया की 14% की आबादी के सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। वर्तमान में दुनिया की लगभग 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। और कमाल की बात है, कुछ तो संकट प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होगा और पाकिस्तान के लिए तो भारत ही उत्पन्न करेगा इस संकट को। वो याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उद्घोषणा कि हम जल सिंधु
का जो समझौता है उसे पाकिस्तान के लिए रद्द करते तो पाकिस्तान के लिए जल संकट तो साफ दिखाई दे रहा है। भारत में क्या जल संकट नहीं होगा? नहीं, भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत जो दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर है, इसके पास वैश्विक ताजे पानी के स्रोतों का हुजूर केवल 3 से 4% ही जल उपलब्ध है। नीति आयोग के डाटा के अनुसार वर्तमान में लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं और स्वच्छ पानी तक अपर्याप्त पहुंच के कारण प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। यह जाहिर सी बात है, यह 2 लाख की मृत्यु प्रकृति के कारण नहीं, इंसान के द्वारा उत्पन्न समस्याओं के द्वारा हो रही है। इतना ही नहीं, अनुमान है कि 2030 यानी कि 5 वर्ष बाद भारत में पानी की मांग आपूर्ति की दुगनी होने की संभावना है। यानी जितनी डिमांड है उस डिमांड को भी हम फुलफिल करने की स्थिति में नहीं होंगे, जिससे करोड़ों लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद में 6% की हानि हो सकती है, ऐसी संभावना है। ये डाटा आपको डरा रहे होंगे, ये आंकड़े आपके आत्मविश्वास को हिला रहे होंगे और कहीं आपको अंदर से कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। केंद्रीय जल आयोग के अनुमानों के अनुसार भारत में औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति की जल उपलब्धता, यानी वर्ष भर में एक व्यक्ति कितना जल उपलब्ध कर लेता है अपने लिए, यह आवश्यकता 2001 में 1816 घन मीटर से घटकर 2011 में 1545 घन मीटर हो गई है। और इतना ही नहीं सुधीजनों, 2025 तक 1434 घन मीटर और 2050 तक 1219 घन मीटर तक इस डाटा के गिरने का संभावना है। प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता का 1700 घन मीटर से कम होना, वैज्ञानिक कहते हैं, जल तनाव को दर्शाता है, जबकि 1000 घन मीटर से कम होना यह जल की कमी को हमारे लिए दर्शाता है। आप अपने आसपास के जो पानी को आसानी से पा रहे हैं, अपने घरों की टंकियों में भंडारण करके, नदियों का, उससे आप इस भयावहता तक पहुंचने में बिल्कुल सक्षम नहीं है कि आने वाले वक्त में पानी हमारे लिए एक समस्या होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि जो हमारे पास पीने का पानी है, वह पानी भी जल प्रदूषण की चपेट में वर्तमान के समय में है और यह आज की तारीख में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूषित पानी से होने वाली बीमारियां और मौतें आज पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ये तो अपने गांवों में और अपने आसपास आप देख ही रहे होंगे। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि दुनिया भर में प्रतिदिन लगभग 14,000 लोगों की मृत्यु जल प्रदूषण के कारण होती है और इन 14,000 में 580 का डाटा सिर्फ भारत के लोगों का है। नीति आयोग भी अपना डाटा देती है, जिसके जिम्मे नीतियां बनाना है। और यह क्या कहती है? नीति आयोग 2019 के अनुसार भारत में 70% मीठे पानी के स्रोत दूषित पाए गए। है ना खतरनाक बात? पानी तो है लेकिन यह दूषित है, हम पी भी नहीं सकते। और जल संसाधनों की गुणवत्ता के मामले में अब यह बहुत चौंकाने वाला डाटा है, आपको शायद यकीन न हो। जल संसाधनों की गुणवत्ता के मामले में, गुणवत्ता यानी पीने योग्य वो पानी है या नहीं है, 122 देशों में से हम आज की तारीख में 120वें स्थान पर खड़े हैं।
दरअसल ये डाटा इस बात को कह रहा है कि हमने अभी तक वो पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की पानी को शुद्ध करने की, जो हमको इन वक्तों में कर लेना चाहिए था। देश में उत्पादित सीवेज का केवल 38% ही उपचारित हो पाता है। सोचिए जरा, 100 में मात्र 38, जिसका अर्थ है कि 60% सीवेज बिना उपचार के नदियों और जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी नदियों में, किसी कारखाने का निकलने वाला पानी गंगा में। जल प्रदूषण के संरक्षण के बहुत से तरीके हैं और इस पे भी थोड़ी बात मैं आपसे करूंगा। शुरुआत तो व्यक्तिगत होगी, शुरुआत तो सामुदायिक होगी और शुरुआत सरकारी स्तर पे होगी। और इन तीनों ही स्तर पे हम वर्षा के पानी को, अन्य पानी के स्रोतों को बचा सकते हैं। और इसका सबसे पहला तरीका और सुंदर तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि पानी की खेती। अब ये नया शब्द आप सुन रहे होंगे, पानी की भी खेती हो सकती है। जी हां, यह जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। हमारी छतों पे वर्षा की बूंदें गिरती हैं। संचयन प्रणाली लगाकर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और इस पानी को बागवानी, शौचालय, फ्लश या भूजल पुनर्भरण यानी कि पृथ्वी के अंदर ले जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पानी का भंडारण ही हमें जीवित रहने के लिए जल को उपलब्ध कराएगा। हमें अपने सिंचाई प्रणाली में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। हम उन फसलों को अपने खेतों के अंदर ले सकते हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। वैसे भी कृषि में पानी का सबसे अधिक उपयोग होता है सुधीजनों। वैश्विक स्तर पर 72% मीठे पानी का उपयोग हम कृषि में कर लेते हैं। जो हमारे पीने योग्य पानी है, हम उसे कृषि यानी खेतों में ले जा रहे हैं। डीप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अगर हम अपनाएं तो हम पानी की भारी मात्रा को संरक्षित कर सकते हैं। स्प्रिंकलर का इस्तेमाल आजकल स्पोर्ट्स की दुनिया में हो रहा है। आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि जो एस्ट्रोटर्फ है उसके ऊपर स्प्रिंकलर के जरिए पानी डाला जाता है। उसके पीछे मात्र कारण यह है कि मेरा कार्य भी हो जाए और ज्यादा से ज्यादा पानी का हम बचाव भी कर सकें। एक और तरीका है जल पुनर्चक्रण और उनका उपयोग। जाहिर सी बात है, जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं इशारा इस बात की तरफ कर रहा हूं कि अधिक से अधिक पौधारोपण अगर किया जाएगा तो जल का पुनर्चक्रण हम करने में सफल होंगे। बाथरूम, रसोई से निकलने वाला जो पानी है उसका इस्तेमाल हम कहीं और भी कर सकते हैं। ब्लैक वाटर यानी शौचालय से निकलने वाले पानी को उपचारित कर गैर पीने योग्य उद्देश्यों जैसे बागवानी, शौचालय फ्लश या औद्योगिक प्रक्रियाओं में हम उपयोग में ला सकते हैं। यह जल को पुनर्चक्रण करने की स्थिति का एक बेहतर उदाहरण है। लेकिन इसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा सुधीजनों कि क्या हम दैनिक जीवन में कहीं ज्यादा पानी का बर्बादी या दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, और आपका ध्यान जहां जहां जा रहा है मैं भी वहीं आपको बात अपनी कहने वाला हूं। नलों का खुला छोड़ देना, खासकर ब्रश करते समय नल छोड़ देना। पानी बह रहा है, हम तब तक वेट करते हैं जब तक ब्रश करके बाहर नल निकल जाए। बर्तनों को धोते समय नल को खोल देना। हमारे घरों में टपकते नाले और पाइपों से जो पानी का रिसाव हो रहा है उसे आज नहीं कल ठीक कराएंगे। इतने में कितना पानी वेस्ट हो गया इसका अंदाजा हमको नहीं है। तो एक छोटी सी जानकारी आप जान लें सुधीजनों कि 24 घंटे में लगभग 50 लीटर पानी की बर्बादी
इन सब तरीकों से हम कर लेते हैं और आने वाले वक्त के लिए मुसीबत खड़ी करने में हम भी सहायक पार्ट के रूप में शामिल हो जाते हैं। कम पानी वाले शावर और हम नल का उपयोग करके पानी को संरक्षित और भंडारण की स्थिति में ले जा सकते हैं। कम पानी वाले पौधों को हम अगर अपने घरों में लगाएं, कम पानी वाले सब्जियों को हम अपनी प्राथमिकता दें, ये तमाम वो तरीके मैं आपसे बता रहा हूं जिनसे पानी को बचाया जा सकता है और भंडारण किया जा सकता है। कपड़े धोते समय जल संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए। हम बहुत सा पानी कपड़े धोते समय भी बर्बाद करते हैं। इतनी बातों के बाद सुधीजनों, आपसे एक छोटी बात कह के अपने बातों को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। अगर आप दिन भर धूप में चलें, प्यास से इतना गला सूख जाए कि आपको लगे कि एक गिलास पानी अगर नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और उसी वक्त मैं आपके सामने एक गिलास पानी और दूसरी तरफ ईश्वर को रख दूं और आपसे कहूं जिसे आप चाहें पहले ले सकते हैं, क्या लेंगे आप? अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो आप पानी का गिलास उठा लेंगे। क्या इससे भी आपको पानी कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंस है नहीं समझ पा रहे हैं? तो आइए आज से ही हम इस बात की कसम उठाएं कि पानी को हम बर्बाद नहीं करेंगे और पानी के भंडारण के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। तालाबों का खुदवाना, उसमें पानी का भंडारण, पानी की अनावश्यक बर्बादी, उसे बचाना और खूब जम के पौधारोपण करना। धूप से भी हम बचें और पानी भी हमारे पास इतना पर्याप्त हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियां में से अगर कोई भी संवेदनशील हो तो वो इस बात को कहे कि हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने हमारी पानी और हमारे जिंदगी को बचाने के लिए जो संघर्ष किया है, उनके उस संघर्ष को इस युवा पीढ़ी का सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत।